नाउ अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम समझेंगे। तो वैक्सीन हम किसको बोलते हैं? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर हम या तो वीकेंड का मतलब होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इतना वीक कर देते हैं कि वो उसकी विरुलेंस खत्म हो जाती है, उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाती है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन वो लाइव रहता है, वो जिंदा तो रहता है लेकिन उसको हम वीक कर देते हैं, उसकी विरुलेंस को खत्म कर देते हैं। तो या तो हम वीकेंड या फिर किल्ड, या फिर हम उसको मार ही देते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसकी किल्ड फॉर्म को या उसके कुछ फ्रैगमेंट्स को हम लोग लेते हैं या उनके कंपोनेंट्स को लेते हैं और हम उसको दूसरे की बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि उन कंपोनेंट्स के अगेंस्ट, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या उसके फ्रेगमेंट्स के अगेंस्ट जो जिसके अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं वैक्सीन का, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे और मेमोरी सेल्स फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए बनाना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं। सो अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड और किल्ड और फ्रेगमेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स or their components which are introduced into the body to produce antibodies and memory cells for future protection. Okay, now the first person जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, he was एडवर्ड जेनर। सो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा कि जो काउ पॉक्स एक बीमारी होती है गाय के अंदर, काउस के अंदर, और जो मिल्क मेट्स होते थे, जो लोग दूध को निकालते थे काउ में से, वो लोग उस बीमार जो काउ पॉक्स जो डिजीज़ होती है उससे वो एक्सपोज होते थे। अब जब वो उससे एक्सपोज होते थे, लेकिन उनको ये डिजीज़ तो काउ को होती है, ह्यूमंस को नहीं होती, तो उनको ये डिजीज़ नहीं होती थी, लेकिन एक्सपोजर उनको मिल जाता था। और उसने ऑब्जर्व करा कि जो लोग मिल्क मेट्स होते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज़ थी जो कि बहुत ही प्रिवेलेंट थी उस टाइम पर, और उसमें बहुत ही ज़्यादा वो एपिडेमिक फॉर्म में हो जाता था, घर घर में ये डिजीज़ होती थी। लेकिन जो ये मिल्क मेट्स होते थे, इन लोगों को ये डिजीज़ नहीं होती थी। सो दैट वाज अ वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एडवर्ड जेनर। और वहाँ से उसने उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने क्या किया कि जो काउ पॉक्स का पस्ट्यूल था, उस पस्ट्यूल को उसने डाला किसी एक आदमी के अंदर, और उसके बाद उसने स्मॉल पॉक्स का जो पस्ट्यूल था उसमें से थोड़ा सा पस निकाल के थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर डाला, और डाल के उसने देखा कि उसको थोड़ी सी डिजीज़ तो आई, उसको थोड़ा सा फीवर टाइप की चीज़ तो आई, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। और तब से उसने इसको वैक्सीनेशन टर्म शुरू हो गई और वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस होना शुरू हो गया मॉडर्न साइंस के अंदर। सो एडवर्ड जेनर, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु पायनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन बाय डेवलपिंग द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन बनी। ओके, नाउ the principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स नहीं होंगी, अगर हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल्स नहीं बनाएंगी जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, तो वैक्सीन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। यही बात है कि अगर हम वैक्सीन्स जो है वो तभी तक वो काम करेगी अगर हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होंगी। अगर मेमोरी सेल्स नहीं होंगी तो वो वैक्सीन का असर नहीं रहेगा। इसीलिए मेमोरी सेल्स आर द मेजर ड्राइवर ऑफ द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, और यही हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल करती हैं। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि कभी कभी हम दोनों टर्म्स को एक दूसरे के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। क्या है? वैक्सीनेशन जो होता है वो होता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन। जब हम किसी वैक्सीन को लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन चल रहा है। ओके, बल्कि और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? ये होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी आफ्टर द वैक्सीन। तो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर चलता है जब वो वैक्सीन ले लेता है, जबकि वैक्सीनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन। अब वैक्सीन लेने का जो प्रोसेस होता है वो इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, ओरल डोज के थ्रू हो सकता है, या नेज़ल स्प्रे के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पर ओरल डोज दी जा रही है, और यहाँ पर उसको नेज़ल स्प्रे दिया जा रहा है। तो इस तरीके से 3 प्रोसेसेस के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस होता है ये, हम वैक्सीनेट करते हैं। और इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ
बायोलॉजिकल प्रोसेस, और यहाँ पर देयर इज़ अ कैस्केड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। तो एक बार जब वैक्सीन आपने एंटर करा दी, यानी वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया, उसके बाद बॉडी इम्यूनाइजेशन शुरू करती है, उसके बाद वो इम्यूनाइज होना शुरू करती है, उसके बाद वहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। ये जो एंटीजन इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं बॉडी के अंदर, जो कि वीकेंड हैं या किल्ड हैं या फ्रेगमेंटेड हैं, यहाँ से जब ये बॉडी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर इनका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन शुरू होगा, वहाँ से इनका एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगी एंड मेमोरी सेल्स बनना शुरू होंगी। वो प्रोसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ऑलराइट, नाउ वैक्सीनेशन ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स वाइल इम्यूनाइजेशन लीड्स टू एक्चुअल इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि अब ये क्लियर हो गया होगा कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फ़र्क है। तो अगर आप देखें तो हम लोग जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आप देखेंगे गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स में या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के जो फ्लायर्स वगैरह आते हैं या इनके जो अपडेट्स आते हैं, वहाँ पर इम्यूनाइजेशन होता है। तो वैक्सीनेशन इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, वहाँ पर इट इज़ जस्ट फिनिशेस। जैसे ही वो हमने इंजेक्शन लगा दिया या नेज़ल स्प्रे दे दिया या फिर ओरली डाल दिया, वैक्सीनेशन का काम ख़त्म। लेकिन तब वहाँ से इम्यूनाइजेशन का काम शुरू होता है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन लिंक्ड है। तो इम्यूनाइजेशन का प्री स्टेप जो होता है वो वैक्सीनेशन होता है, ओके, और वैक्सीनेशन का जो पोस्ट स्टेप है वो इम्यूनाइजेशन होता है। Now, smallpox was successfully eradicated through global vaccination. आज की तारीख में स्मॉल पॉक्स वो डिजीज़ है जो पूरी दुनिया से ख़त्म की जा चुकी है, एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द global vaccination program against smallpox. Traditional vaccines, they use either live attenuated pathogen or killed or its components. जब वैक्सीन्स बनाई गई थी और जो बनती थी शुरुआती दौर में, तब या तो हम लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजेंस का यूज़ करते थे, यानी ऐसे पैथोजेंस जिसकी विरुलेंस को ख़त्म कर दिया गया है लैब के अंदर, जिसके अंदर जो लाइव तो है, जो रेप्लिकेट तो करेगा, जो डबल तो करेगा, जो रिप्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन वो कोई डिजीज़ नहीं कर सकता। ऐसे पैथोजेंस को हम लोग बोलते हैं एटीन्यूएटेड पैथोजन। तो ट्रेडिशनली वैक्सीन्स में लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजेंस का यूज़ होता है। लाइव का मतलब दे आर लाइव, दे आर लिविंग, बट दे आर एटीन्यूएटेड, दे आर नॉट विरुलेंट। ऐसे पैथोजेंस, या फिर किल्ड में क्या होता है कि हमने पैथोजन जब एटीन्यूएटेड नहीं कर पाए तो हमने उसको मार ही दिया कि एटलीस्ट उसका जो सरफेस तो रहेगी, एटलीस्ट उसके प्रोटीन्स तो रहेंगे, लेकिन वो विरुलेंट नहीं होगा बिकॉज डेड पैथोजन है, तो वो कोई डिजीज़ क्रिएट नहीं करेगा बॉडी के अंदर। या फिर उसके कुछ कंपोनेंट्स को हम लोग ले लेते हैं, हम उनके कंपोनेंट्स को आइसोलेट करके और उन कंपोनेंट्स को ले लेते हैं, जैसे टॉक्सिन्स हम लोग लेते हैं बहुत सारे केस में। अब स्नेक विनम की अगर हम बात करें तो हम विनम को निकालते हैं, तो विनम से हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग स्नेक तो नहीं मारते हैं, ना ही हम स्नेक को अंदर किसी के बॉडी में डाल देते हैं, लेकिन हम उसके कंपोनेंट को लेते हैं, विनम को ले लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वैक्सीन्स में यूज़ होते थे। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो आज हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स को, और ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो टेक्निक है जिसमें हम किसी बैक्टीरिया के अंदर कोई फॉरेन जीन को यूज़ करते हैं, और वो फॉरेन जीन किसी पर्टिकुलर पैथोजन के कंपोनेंट को एनकोड करता है। उस जीन को हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं और उस बैक्टीरिया के अंदर हम जीन क्लोनिंग करते हैं, और फिर हम उससे प्रोड्यूस करवाते हैं उस कंपोनेंट को, और मास लेवल पर जब वो कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन होता है, तो हम उसको प्यूरीफाई करते हैं और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू बायोरिएक्टर्स में हम उसको ले जाते हैं, और वहाँ ले जाके बायोरिएक्टर्स में जो बन जाता है वो प्रोटीन, उससे हम लोग आगे ले जाते हैं और उसको प्यूरीफाई करके हम उसको एज ए वैक्सीन की तरह डालते हैं। तो ये बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। और ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर 9 का जो वीडियो है आप उसको देखिए, उसमें बहुत ही डिटेल में इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग हम यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, और कैसे हम लोग मास लेवल पर प्रोटीन्स को बनाते हैं, ओके। नाउ ये जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स होती हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है, सबसे ज़्यादा चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हम लोग एक बहुत ही जो
स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ही पोटेंट कंपोनेंट होता है, हम केवल उसी को क्लोन करके और उसी के थ्रू हम लोग वैक्सीन को बना सकते हैं। तो ये 3 तरीके की वैक्सीन हो गई, एक हो गई किल्ड, एक हो गई एटीन्यूएटेड और एक हो गई रिकॉम्बिनेंट। नाउ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आर सेफर एंड हाईली टारगेटेड, ओके, दे हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, दे आर ईजी मास प्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी या HPV विच इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या फिर सम कोविड-19 वैक्सीन, ये भी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत सेफ होती हैं, बहुत टारगेटेड होती हैं, इनके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू किल्ड और एटीन्यूएटेड वन, और इनका हम मास प्रोडक्शन बहुत ईजीली कर सकते हैं, हम बहुत लार्ज स्केल पर हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं।